मेरा नाम प्रशांत कुमार है और मैंने यूपीएससी सीपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट 2023 एग्ज़ाम में ऑल इंडिया रैंक 18 प्राप्त की है। इस सेशन में हम बात करेंगे यूपीएससी सीपीएफ एग्ज़ाम के बारे में और ये सेशन कुछ इस प्रकार होगा। सबसे पहले मैं आपको अपने बारे में एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दूंगा और उसके बाद अपनी जर्नी के बारे में बताऊंगा। मैंने कौन कौन से रिसोर्सेज फॉलो किए हैं इस एग्ज़ाम में और क्या क्या मेरी स्ट्रेटजीज़ रही हैं, क्या मैंने किया है, मैं क्या कर सकता था। और उसके बाद मैं फ़िज़िकल और मेडिकल के बारे में बात करूँगा और लास्ट में मैं इंटरव्यू के बारे में बात करूँगा। और आपके जो भी क्वेश्चंस आपने यूपीएससी टाइम को इनके यूट्यूब कमेंट्स में भेजे हैं और इंस्टाग्राम में कमेंट्स किए हैं, उनका भी मैं जवाब दूँगा। तो सबसे पहले मैं अपने इंट्रोडक्शन से शुरू करता हूँ। मेरा नाम प्रशांत कुमार है। मैं उत्तर प्रदेश के हापुड़ ज़िले के सिकाड़ा गांव का निवासी हूँ और मेरी जो स्कूली शिक्षा है वो यहीं से कंप्लीट हुई है। मैंने गवर्नमेंट इंटर कॉलेज से 12th की है और उसके बाद मैंने 1 साल एनडीए की तैयारी की। लेकिन दुर्भाग्यवश मेरा एनडीए में सिलेक्शन नहीं हो पाया। मैंने एक एसएसबी भी दिया उस दौरान, टेक्निकल एंट्री स्कीम का। उसके बाद तभी मैंने एयरफोर्स के एग्ज़ाम्स भी दिए, एयरमैन के लिए जो होती हैं, एक्स वाई ग्रुप, नेवी, एसएसआर, डबल ए। लेकिन किसी में उस दौरान सिलेक्शन नहीं हो पाया। फिर मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से मैंने हिंदू कॉलेज से हिंदी साहित्य में ग्रेजुएशन की डिग्री की है। ग्रेजुएशन के दौरान ही मुझे 2 एग्ज़ाम के बारे में पता चला कि यूनिफ़ॉर्म सर्विसेज जॉइन करने के 2 तरीके और हैं। एक है सिविल सर्विसेज, जिससे मैं इंडियन पुलिस सर्विस जॉइन कर सकता हूँ और दूसरा सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट, जिससे आप सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस में असिस्टेंट कमांडेंट के तौर पे जॉइन कर सकते हैं। तो जैसे ही मेरी ग्रेजुएशन खत्म हुई 2022 जून में, उसके बाद मैंने दोनों एग्ज़ाम्स की साइमल्टेनियसली प्रिपरेशन करनी शुरू कर दी जुलाई 2022 से। हाँ, तो सबसे पहले मैंने दोनों एग्ज़ाम्स का सिलेबस देखा कि सिलेबस के बीच कोई सिमिलरिटी है और है तो कितनी सिमिलरिटी है, कितना करके काम चल जाएगा। तो मैं जो देख पाया कि आप अगर सिविल सर्विसेज का उम, अगर आप सिविल सर्विसेज का सिलेबस कर लेते हैं तो आप सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट का एग्ज़ाम भी इजीली क्रैक कर सकते हैं। आपको कुछ थोड़ी सी चीज़ें एक्स्ट्रा करनी होती हैं, जैसे साइंस आपको उसमें करनी होती है। तो मैंने चूँकि पहले एग्ज़ाम सिविल सर्विसेज का था, प्रीलिम्स का, तो मैंने प्रीलिम्स की तैयारी की और प्रीलिम्स के लिए मैंने लेकिन प्रीलिम्स की तैयारी करने के साथ-साथ मैंने एक चीज़ और की। मैंने जो सीपीएफ में साइंस आती है वो मैंने प्रीलिम्स की तैयारी के दौरान ही कवर कर ली। फिर 2 मई में मेरा पेपर था प्रीलिम्स का, दुर्भाग्यवश वो भी नहीं हो पाया। मैं सीसैट में फ़ेल हो गया, हालाँकि जीएस में मैंने अच्छा स्कोर किया। फिर उसके बाद मेरे पास 2 महीने बचे थे जहाँ मैं पूरे तरीके से सीएपीएफ को दे सकता था। तो उस दौरान मैंने मैथ्स किया, साइंस की और बाकी जो भी स्पेशल मैं कर सकता था सीएपीएफ के लिए, मैंने उस 2 महीने में किया। हालाँकि मैं कर पहले से ही रहा था क्योंकि दोनों एग्ज़ाम की तैयारी मैं साइमल्टेनियसली कर रहा था। तो अब मैं बात करूँगा कि क्या स्ट्रैटेजी मेरी एग्ज़ाम को लेके रही और मैंने क्या-क्या रिसोर्सेज़ फ़ॉलो किए हैं। मैंने जो जीएस पहले मैं पेपर 1 की बात करूँगा। पेपर 1 में मैंने साइंस जो की है वो 9th और 10th की एनसीईआरटी से की है। आप अगर आप एनालाइज़ करेंगे तो आप देखेंगे कि मेजर क्वेश्चंस जो पूछे जा रहे हैं सीएपीएफ में वो 9th और 10th की एनसीईआरटी से आ रहे हैं। जबकि सिविल सर्विसेज में ऐसा नहीं होता। सिविल सर्विस में आप करंट अफेयर्स और इसके अलावा कुछ और भी चीज़ें पूछी जाती हैं सेंसेटेक में। तो आप साइंस के लिए 9th और 10th की एनसीईआरटी रेफ़र कर सकते हैं। और एक चीज़ और करें, आप 1-2 बार किताब पढ़ने के बाद उससे शॉर्ट नोट्स बना लें। अगर आप दोनों किताबों को देखेंगे 9th और 10th की, वो करीब 500 पेजेज़ की बैठती हैं। तो कोशिश करना आप बहुत छोटी करके उनके नोट्स बना लें। जैसे मैंने करीब 45 पेज में उनके नोट्स बना लिए थे और करीब 80-90% क्वेश्चंस मेरे वहीं से लगे उन्हीं नोट से। हाँ, बिल्कुल, बिलो एवरेज स्टूडेंट भी यूपीएससी सीएपीएफ क्लियर कर सकते हैं, बशर्ते आप पूरे सिलेबस को अच्छे से प्रिपेयर करें, अच्छे से पढ़ाई करें तो हो जाएगा। तो उसके बाद दूसरा सब्जेक्ट जो मैंने किया है हिस्ट्री। हिस्ट्री के लिए आप जो पुरानी एनसीईआरटी हैं, सतीश चंद्र, विपिन चंद्र और आर.एस. शर्मा, सबसे पहले उनसे कीजिए। मेरे हिसाब से जो सीएपीएफ का एग्ज़ाम है उसमें काफ़ी क्वेश्चंस वहाँ से लग जाते हैं और जो नई एनसीईआरटी हैं थीम्स, उन्हें भी कीजिए। दोनों करेंगे, मेरे हिसाब से सफिशिएंट है और यहाँ भी आपको शॉर्ट नोट्स बनाने हैं तैयारी करने के साथ-साथ, इसका आपको ध्यान रखना है। और ज्योग्राफी के लिए आप फिर वही एनसीईआरटी 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12th की भी पढ़ सकते हैं आप एनसीईआरटी और उनके नोट्स बनाइए, शॉर्ट नोट्स अगेन, और शॉर्ट नोट्स बना के उनको बार-बार रिवाइज़ कीजिए। और अगला सब्जेक्ट जो है
एनवायरनमेंट के लिए आप जो बायो की एनसीईआरटी होती है 12th क्लास की, उसके लास्ट के 4 चैप्टर कीजिए, वो बायो से संबंधित है। इसके अलावा आप जो शंकर आईएएस की किताब है उससे कुछ सेलेक्टेड चैप्टर्स पढ़ सकते हैं सिलेबस देखकर और पीवाई को देखकर कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है, मतलब क्या क्या इस किताब से आ रहा है, हम कर सकते हैं, वो आप शंकर आईएएस से सेलेक्टेड चैप्टर्स पढ़ सकते हैं। आर्ट एंड कल्चर के लिए आप 11th क्लास की एनसीईआरटी रेफर कीजिए, फाइन आर्ट्स की एनसीईआरटी है। और पॉलिटी के लिए आप 11th क्लास की किताब है कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, आप उसको रेफर कीजिए। उसके बाद एम लक्ष्मीकांत, और एम लक्ष्मीकांत से आप क्या नोट्स बनाएंगे, क्योंकि वो पूरी नोट्स की तरह है, तो कोशिश कीजिए उस किताब को जितनी बार आप रिवाइज कर सकें उतनी बार आप उस किताब को रिवाइज करें। इकोनॉमिक्स के लिए मैंने, चूंकि मैं सिविल सर्विसेज और सीएपीएफ एग्ज़ाम की साथ में तैयारी कर रहा था, तो मैंने मुनाल के नोट्स यहाँ पे रेफ़र किए। और मुनाल के नोट्स में लास्ट में 30 से 40 पेजेस की एक मैक्रो इकोनॉमिक्स की नोट्स होते हैं, आपको वो ज़रूर देखने हैं, क्योंकि सीएपीएफ में मोस्टली मैक्रो से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो मुनाल इकोनॉमिक्स के लिए। मैथ्स के लिए मैंने ज़्यादा कुछ किया नहीं था, क्योंकि मुझे लगता था मेरा मैथ्स अच्छा है, हालांकि इतना अच्छा है नहीं, वो पेपर के दिन पता चला। तो आप मैथ्स क्या कर सकते हैं, सिलेबस देखें, सिलेबस देख के यूट्यूब से आप उन्हीं टॉपिक्स को कर सकते हैं, और कोई भी एक पीवाईक्यू की किताब खरीद लें और उन क्वेश्चंस को सोल्व करें, मेरे हिसाब से मैथ्स के लिए सफिशिएंट होगा। सिबो इंटरव्यू पे भी अभी आएंगे। और करंट अफेयर्स के लिए आप मैं पेपर 1 के लिए हिंदू पढ़ रहा था, हिंदू के साथ साथ एक मिशन हब करके करंट अफेयर्स की मैगजीन है जो कि 1 लाइनर आती है। मैंने वो ज़्यादा तो नहीं पढ़ी, लेकिन 2 से 3 महीने की पढ़ी थी मैंने, जनवरी फरवरी मार्च, और मुझे लगा कि वो काफ़ी हेल्पफुल है, वो जो मैगजीन है, तो आप उसे पढ़ सकते हैं। और हिंदू से एक काम और करें, आप जब आप पढ़ रहे हो न्यूज़पेपर, तो आप उससे शॉर्ट नोट्स बना लें। मान लिया कोई नई स्कीम लॉन्च हुई है या कोई नई रिपोर्ट आई है, तो आप उस रिपोर्ट को लिख लें। जैसे कि जेंडर गैप रिपोर्ट आई है, तो आप क्या करेंगे, उसे लिख लेंगे, आप उसको पेपर 2 में कोट कर सकते हैं, और पेपर 1 में अगर डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया तो आप वहाँ से भी उसे कर सकते हैं। और मैथ्स के लिए मैंने बता दिया, करंट अफेयर्स के लिए बता दिया, हिस्ट्री के लिए बता दिया। हिस्ट्री में एक चीज़ हो रहा है, मैंने रियलाइज़ किया है कि यूपीएससी काफ़ी टाइम से क्वेश्चन एनसीईआरटी के बाहर भी पूछ रही है। अगर आप नई एनसीईआरटी और पुरानी एनसीईआरटी दोनों कर लेते हैं, और आपको लगता है आपके पास समय है, ये सिर्फ तभी करना है जब आपके पास समय है, तो आप, एक किताब है भूपिंदर सिंह, उसके 4 चैप्टर कर सकते हैं, मौर्य, गुप्ता, जैन और बुद्ध। और जब पहली बार पढ़ें, उसमें से पहली बार ये नोट्स बनाने, क्योंकि वो काफ़ी बल्कि किताब है, पूरी किताब तो पढ़नी ही नहीं है, सिर्फ 4 चैप्टर पढ़ने हैं, वो भी तब जब आपके पास समय हो। अगर समय ना हो तो आप पूरे सिर्फ एनसीईआरटी करके एनसीईआरटी पर रिलाई कर सकते हैं, क्योंकि हिस्ट्री बहुत ज़्यादा वास्ट है, पता नहीं कहाँ से सवाल आ जाए, बट एनसीईआरटीज करना बेयर मिनिमम है, इतना तो आपको करना ही करना है। अब पेपर 2 की बात करें, पेपर 2 के लिए आपको जब भी आप तैयारी शुरू करें, इस चीज़ का ध्यान रखिए कि पेपर 2 एक सब्जेक्टिव पेपर है। आप जो भी पढ़ रहे हैं उसके लिए आपको, जो भी पढ़ रहे हैं उसे अच्छे से एनालाइज करें, उसकी डायमेंशंस के बारे में सोचें कि अगर, और एक चीज़ और जो इसमें हेल्पफुल हो सकती है वो है न्यूज़पेपर के आर्टिकल्स। आप न्यूज़पेपर के आर्टिकल्स रेगुलर पढ़िए, उससे नोट्स बनाइए, कोटेशंस जो आती हैं कॉलम में उन्हें लिखिए, डेटा लिखिए, और राइटिंग प्रैक्टिस कीजिए। साथ ही एक विज़न है, इसकी मैगजीन आती है, मुझे लगता है वो भी हेल्पफुल है पेपर 2 में, मेरी काफ़ी हेल्प हुई थी उस मैगजीन से। तो 2 चीज़ चाहिए, न्यूज़पेपर और विज़न है इसकी मैगजीन। न्यूज़पेपर में आप कॉलम पढ़ें, नोट्स बनाएं, और राइटिंग प्रैक्टिस पहले दिन से करें। आप देखें कि आपको यहाँ 1200 वर्ड्स में ऐसे नहीं लिखना है, सिर्फ 300 वर्ड्स में आपको ऐसे लिखना है। और अगर मैं बात करूँ क्या कर सकते हैं आप, एक मैं आप क्वेश्चंस देख लेता हूँ, जो कुछ क्वेश्चंस आए हुए हैं आपके। बुक लिस्ट में आपको बता चुका हूँ कि क्या क्या बुक लिस्ट है। हिस्ट्री के लिए ओल्ड एनसीईआरटी, नई एनसीईआरटी, ज्योग्राफी के लिए भी एनसीईआरटीज। हाँ, ज्योग्राफी के लिए आप एक चीज़ और कर सकते हैं, जीसी लियोन भी आप पढ़िए, मेरे हिसाब से वो भी हेल्पफुल है सीएपीएफ के एग्जाम में। यूपीएससी सीएपीएफ में मैंने क्या गलतियाँ की हैं, मुझे लगता है कि मैंने जो यूपीएससी का पेपर 2 है, यूपीएससी सीएपीएफ का पेपर 2 होता है, उसमें मैंने सबसे बड़ी जो गलती की है वो ये थी कि मैंने
ग्रामर को अच्छे से प्रिपेयर नहीं किया और मैंने राइटिंग प्रैक्टिस अच्छे से नहीं की। मतलब जितनी करनी चाहिए थी मुझे, मैं उतनी नहीं कर पाया। अगर मैं करता तो शायद और बेहतर मार्क्स ला पाता। जब मैं तैयारी कर रहा था तो मैंने अपनी कॉपी किसी से चेक कराई नहीं थी। मेरा 6 तारीख को पेपर था, 6 अगस्त को, और 3 अगस्त को एक कोचिंग जो सीपीएफ की कोचिंग है, उन्होंने एक ऑल इंडिया टेस्ट कराया। उसमें मैंने भी एनरोल किया। वो मैंने टेस्ट इसलिए दिया कि पता चल जाए कि मैं कैसा लिख रहा हूँ, एटलीस्ट मेरी कॉपी चेक हो जाएगी, कोई टीचर मेरी कॉपी चेक कर देगा। तो उसमें मुझे अच्छे मार्क्स मिले। उसके बाद मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंस आया कि मैं अच्छा लिख रहा हूँ। तो आप ये चीज़ इंश्योर करें कि अपनी कॉपी किसी को दिखा लें, किसी से चेक करा लें। वो आपका कोई टीचर हो सकता है, या कोई यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, मेंस लिख रहा है, उसको आप चेक करवा सकते हैं। तो राइटिंग प्रैक्टिस ज़रूरी है, चेक कराना भी ज़रूरी है किसी से। सिलेबस कैसे एनालाइज करें? आप सिलेबस को देखें, सिलेबस के साथ पीवाईक्यूज़ देखें कि पीवाईक्यूज़ में कैसे कैसे क्वेश्चंस किस किस सब्जेक्ट से पूछे जा रहे हैं, आपको कितनी डेप्थ में पढ़ना है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। ऐसे ही सिलेबस एनालाइज मेरे हिसाब से आपको करना है। मैंने ऐसे ही किया था कि कैसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं और सिलेबस क्या है, किताबों में कितना डेप्थ में पढ़ना है, और उससे नोट्स भी बनाने हैं। मेरे हिसाब से आप दूसरों के नोट्स देख सकते हैं कि दूसरों के नोट्स कैसे बने हुए हैं, कैसे बनाए जाते हैं नोट्स, लेकिन आप नोट्स अपने ही बनाएं। एट द आपको लास्ट में अपने ही नोट्स पढ़ने हैं, और तो आप खुद के नोट्स बनाएं। नोट्स पढ़ना चाहिए या टेक्स्ट बुक? आप पहले टेक्स्ट बुक पढ़ें, एक रीडिंग करें, दूसरी रीडिंग करें, दूसरी या तीसरी रीडिंग में आप उसमें से शॉर्ट नोट्स बनाएं, और फिर जब आपका एग्ज़ाम आने वाला हो तो आप नोट्स पर रिलाई करें। यूपीएससी में एनसीईआरटी कितनी इंपॉर्टेंट है? बहुत इंपॉर्टेंट है। यूपीएससी में एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है आपको। बल्कि जो सीएपीएफ का एग्ज़ाम है, सिविल सर्विसेज को अगर मैं छोड़ दूँ तो सीएपीएफ का एग्ज़ाम तो एनसीईआरटी बेस्ड ही है। एनसीईआरटी कैसे पढ़ें? एनसीईआरटी पढ़ने का एक जो तरीका है वो, आप अगर सबसे पहले एक सब्जेक्ट वाइज शुरू कीजिए। जैसे आपको हिस्ट्री शुरू करना है तो आप 6 की एनसीईआरटी पढ़िए, हिस्ट्री की, 7th की, 8th की, फिर 9th की, 10th की। 9th-10th तो आप मत पढ़िए क्योंकि वो वर्ल्ड हिस्ट्री और सिविलाइजेशन से रिलेटेड आप पढ़ सकते हैं अगर आपका मन है तो। फिर 12th क्लास के थीम से एनसीईआरटी हिस्ट्री की ऐसे पढ़िए। फिर ज्योग्राफी की उठाइए 6 से लेकर 12 तक। और फिर इकोनॉमिक्स की तो खैर आपको मुनाल रेफर करनी है। अगर आप पढ़ना चाहें तो 11th-12th की एनसीईआरटी पढ़ सकते 12th की एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं, लेकिन वो आपको मुनाल के नोट्स में मिल जाएगा जो एनसीईआरटी में। तो मुझे लगता नहीं कि आपको इकोनॉमिक्स की एनसीईआरटी पढ़ने की आवश्यकता है। न्यू एनसीईआरटी पढ़ें या ओल्ड एनसीईआरटी पढ़ें? हिस्ट्री की 11th-12th की ओल्ड एनसीईआरटी पढ़ें, बाकी सब नई एनसीईआरटी रेफर करें। यूपीएससी की तैयारी कब स्टार्ट करनी चाहिए? जैसे ही आपकी ग्रेजुएशन हो जाए या ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर में आप तैयारी शुरू कर सकते हैं। मैंने यूपीएससी की तैयारी की शुरुआत, जैसा कि मैंने बताया कि मैंने ग्रेजुएशन के बाद पूरे तरीके से यूपीएससी की तैयारी की शुरुआत की थी। करंट अफेयर्स आप न्यूज़पेपर पढ़ें, और मैगजीन विजन आईएएस की, वो सफिशिएंट है पेपर 1 और पेपर 2 के लिए। न्यूज़पेपर मैंने द हिंदू फॉलो किया था। एक क्वेश्चन है कि पेपर 1, पेपर 2 और इंटरव्यू में किसी क्वेश्चन का आंसर ना आता हो तो उसे कैसे आंसर करें? पेपर 1 के बारे में अगर मैं बात करूं, आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता है। क्वेश्चन ना आने के क्या होता है कि आपको एक क्वेश्चन पूरे तरीके से नहीं आता। 4 ऑप्शन है, आपको चारों के चारों नहीं पता। दूसरा, आपको एक ऑप्शन पता है उसमें कि ये नहीं है, बाकी 3 हो सकते हैं। एक है कि आपको पता है 2 हो सकते हैं, 2 नहीं हो सकते हैं। एक है कि आपको 3 फिर तो आप 3 पता है, नहीं पता है, फिर तो पूरा क्वेश्चन ही आपको आता है। तो करना क्या है, अगर आप ने ठीक-ठाक क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लिए हैं, तो आप फिर जिसमें 2 क्वेश्चन आप 2 अटेम्प्ट आप सॉरी 2 ऑप्शंस आपको पता है कि हैं या नहीं है, तो आपको क्या करना है, मेरे हिसाब से जाना चाहिए उनको अटेम्प्ट करने के लिए। जहाँ आपको 2 ऑप्शंस नहीं आते हैं या 2 ऑप्शंस आते हैं। और ये आपको पता कैसे चलेगा कि मुझे जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए? ये पता चलेगा आपको मॉक टेस्ट में। मुझे लगता है कि मेरी तैयारी की जो सबसे बेस्ट चीज़ रही है वो रही है मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करना। जब मैं प्रीलिम्स की तैयारी कर रहा था तो मैंने कम से कम 50 मॉक टेस्ट अटेम्प्ट किए थे। यूपीएससी, सीएससी के पीवाईक्यू एज मॉक अटेम्प्ट किए, उसके जो भी टेक्स्ट बुक पे अवेलेबल मॉक्स थे वो सारे अटेम्प्ट किए। विजन आईएएस, शंकर आईएएस, कम से कम 50 से 60 मॉक मैंने अटेम्प्ट किए होंगे सीएससी प्रीलिम्स के लिए।
और जो सीएससी का प्रीलिम्स होता है वो ठीक सीएपीएफ के पेपर 1 के जैसा होता है। और अब 2024 का पेपर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो सीएपीएफ का पेपर है वो कहीं ज़्यादा टफ है सीएससी के प्रीलिम्स से, जो सीएपीएफ का पेपर है। तो और फिर जब मैं सीएपीएफ के लिए लगा तब मैंने सीएपीएफ के सारे पीवाईक्यूज एज मॉक टेस्ट अटेम्प्ट किए, जितने भी अवेलेबल मॉक टेस्ट थे टेक्स्ट बुक पे वो सारे अटेम्प्ट किए। तो उससे मुझे अंदाज़ा हो गया कौन सा क्वेश्चन मेरे को अटेम्प्ट करना है, कौन सा मुझे नहीं अटेम्प्ट करना है, कहाँ मैं रिस्क ले सकता हूँ, मुझे कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। जैसे कि मेरा था, मैं मैक्सिमम क्वेश्चन अटेम्प्ट करता था। मैंने रियल पेपर में 116 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं। और जब मैं कम क्वेश्चन अटेम्प्ट करता हूँ तो मेरे मार्क्स कम आते हैं, ज़्यादा अटेम्प्ट करता हूँ तो ज़्यादा आते हैं। तो मान लिया अगर मैंने 125 में से लग रहा है कि कुछ 60-70 क्वेश्चन मेरे ठीक हो रहे हैं और मैं कुछ, तो फिर मैं क्वेश्चन में रिस्क ले लेता था, क्योंकि बैकग्राउंड नॉलेज भी आपकी काम करती है जब आप किसी क्वेश्चन को करते हैं। अगर आपको वो क्वेश्चन नहीं आता है पेपर 1 में तो ध्यान रखिए, अगर आपको उसमें से कोई ऑप्शन आप समझ पा रहे हैं, आपने कहीं पढ़ा है उसके बारे में तो अटेम्प्ट कीजिए। अगर ब्लंटली नहीं आता है वो क्वेश्चन तो छोड़ दीजिए, फिर उसको अटेम्प्ट करने का कुछ मतलब नहीं है। पेपर 2 में अगर आपको कोई सवाल नहीं आता तो उसे कैसे अटेम्प्ट करें। अगर पेपर 2 में आपको कोई सवाल नहीं आता, मान लिया एसए की बात करूँ, एसए में 8 एसए आते हैं, 8 एसए में से आपको 4 लिखने होते हैं, 20-20 मार्क्स का एक होता है। तो पहले ही आपके पास ऑप्शन, आपको क्या करना है उसमें से देख लीजिए। अगर आपको 3 आते हैं तो 3 लिखिए, बचे हुए 5 में से एक तो ऐसा होगा जिसके बारे में आपने थोड़ा कहीं सुना हो, कहीं पढ़ा हो, आप न्यूज़पेपर लगातार पढ़ रहे हैं, आप मैगजीन पढ़ रहे हैं, तो आप एटलीस्ट आपको कुछ नॉलेज होगी उसके बारे में। तो लिखिए उसके ऊपर, अटेम्प्ट क्या करना है फिर। अगर नहीं आता तो फिर कुछ भी जो आप उसके बारे में सोच पा रहे हैं, क्योंकि आपने एक रूपरेखा तो ऐसे की बना बना के रखी होगी ना पहले से कि यार इस तरीके से ऐसे लिखना है मुझको, कीजिए वैसे। छोड़ना नहीं है पर क्वेश्चन, अगर मैंडेटरी है, छोड़ोगे तो कुछ नहीं मिलेगा, लिखोगे तो एटलीस्ट कुछ मिलेगा। और अब बात करें इंटरव्यू की, अगर इंटरव्यू में आपको कोई सवाल नहीं आता है तो उसका जवाब कैसे दें। नहीं देना है। अगर आपको किसी सवाल का जवाब नहीं आता है, वो फैक्चुअल है, तो उसका जवाब नहीं देना है। लेकिन अगर कोई सवाल आपसे आपकी हॉबीज़ के ऊपर पूछा जाता है कि मान लिया आपने आपकी हॉबी लिखी है कि मुझे डायरी लिखन पसंद है, और आपसे पूछा जाता है कि डायरी लिखन में और जनरल में क्या अंतर है, जो लिखते हैं डेली राइटिंग, मतलब कुछ भी क्वेश्चन उससे आपके हॉबी से रिलेटेड पूछा जाए, तो आप फिर वहाँ पे ये नहीं कह सकते कि सॉरी मुझे नहीं पता, सॉरी सर आई एम अनेबल टू रिकॉल, ये आप वहाँ नहीं कह सकते। हाँ, तो आपको जवाब देना ही पड़ेगा। अगर आपकी हॉबीज़ पे सवाल आता है, कोई सब्जेक्टिव क्वेश्चन आप पे इंटरव्यू में पूछा जाता है, अगर आपसे पूछा जाता है कि ये बताइए हिंदी और उर्दू में हम किसको बढ़ावा दें, किसको प्राथमिकता देनी चाहिए, तो आप ऐसे में ये नहीं कह सकते कि सर मैं याद नहीं कर पा रहा हूँ, मैंने इसके बारे में नहीं पढ़ा है, क्योंकि ये आपके जजमेंट ओपिनियन का क्वेश्चन है, आपको इसे तो अटेम्प्ट करना ही है। आप कैसे क्वेश्चन इंटरव्यू में छोड़ सकते हैं जो फैक्ट्स हो, जैसे कि पूछ लिया उनसे कि अभी बताइए न्यूजीलैंड के प्राइम मिनिस्टर को। मैं हालांकि यूपीएससी के इंटरव्यू में ऐसे क्वेश्चन पूछे नहीं जाते हैं, आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल। तो आपको क्या करना है, कह सकते हैं सिंपली, अगर आपको नहीं पता तो सॉरी सर मैंने इस बारे में पढ़ा नहीं है, या मैं याद नहीं कर पा रहा हूँ, घर जाके पढ़ूंगा इसके बारे में ज़्यादा। तो इस तरीके से आपको जो क्वेश्चंस नहीं आते हैं उनको डील करना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को कैसे एनालाइज करें। क्वेश्चन पेपर देखें, उन्हें अटैम्प्ट करें। सबसे पहले तो पीवाईक्यू, आप जैसे आपने हिस्ट्री कर ली है, आपने हिस्ट्री का सिलेबस कंप्लीट कर लिया है, पहले तो आप शुरू करने से पहले हिस्ट्री के क्वेश्चंस देखिए, सिलेबस और क्वेश्चन दोनों। फिर जब आप सब्जेक्ट को कर लें उसको, उसके बाद क्वेश्चंस को लगाइए, उन्हें अटैम्प्ट कीजिए, तो तब ऐसे एनालाइज होंगे कि कहाँ आप गलती कर रहे हैं, कैसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। आपने जो भी हिस्ट्री पढ़ के कंप्लीट की है, आप कैसे और दोबारा जब उसे पढ़ेंगे कैसे बेहतर तरीके से पढ़ सकते हैं, कैसे जो पीवाईक्यू हैं उनके लेवल के क्वेश्चंस आप कर पाएंगे एग्जाम में। हाँ, पीवाईक्यू से क्वेश्चंस पूरे तो रिपीट नहीं होते हैं, लेकिन थीम से रिपीट होती है। इंटरव्यू बोर्ड और इंटरव्यू पैनल के बारे में बताइए। मेरा इंटरव्यू 30 मई को था, और मेरा जो बोर्ड था लेफ्टिनेंट जनरल राज शुक्ला सर का था। बोर्ड में 4 मेंबर होते हैं, और एक जो बोर्ड मेंबर होते हैं, जो बोर्ड के चेयरमैन होते हैं, वो बिल्कुल बीच में बैठे होते हैं। बाकी 2 इधर होते हैं, 1 इधर होता है, या 1 इधर 2 इधर होते हैं। तो
जनरली जो इंटरव्यू जो शुरू करेगा वो बोर्ड का चेयरमैन ही करता है। ड्रेस कोड के बारे में बताइए। ड्रेस कोड आपको, अगर आप मेल हैं तो आप सूट पहनिए, और अगर लेडी है तब भी, क्योंकि ये यूनिफॉर्म फोर्सेस का इंटरव्यू है, तो आप सूट ही प्रेफर करें, साथ में टाई। इंटरव्यू के लिए पर्सनैलिटी कैसे डेवलप करें? पर्सनैलिटी डेवलप करने का तरीका ये है कि आप ऑफिसर की तरह, मतलब सोचें, ऑफिसर की तरह रहना शुरू करें। मतलब क्या, अपने आप को बैलेंस रखिए कि अगर आपके सामने कोई मुद्दा आता है, आप किसी भी मामले में झुकिए नहीं, चीज़ों के सॉल्यूशन ओरिएंटेड आपका माइंड होना चाहिए। और मुझे लगता है कि पर्सनैलिटी डेवलप एक दिन में नहीं होती है, ये आपकी वर्षों की जैसे-जैसे आप बिहेव करते आए हैं, जैसे-जैसे आपके एक्सपीरियंस रहे हैं, वो आपकी पर्सनैलिटी बनाता है। लेकिन फिर भी कुछ लिमिटेड समय में उसे निखारा जा सकता है। इंटरव्यू की तैयारी मैंने कैसे की? इंटरव्यू की तैयारी, मेरे 2 दोस्त हैं, एक पूर्व भारद्वाज और एक विशेष नागर। उन्होंने मेरे साथ फिज़िकल दिया था 2023 के अटेम्प्ट में। तो हम तीनों ने ग्रुप बनाया। हम करंट अफेयर्स डिस्कस करते थे डेली शाम के टाइम 1 घंटा। कुछ भी मुद्दा अगर चल रहा है, जैसे उस समय पे सीएए का मुद्दा चल रहा था, श्रीलंका में एक आइलैंड था कच्छतीव, उसका एक मुद्दा चल रहा था। ऐसे बहुत सारे मुद्दे थे। तो हम शाम पूरे दिन करंट अफेयर वगैरह पढ़ के शाम के टाइम डिस्कस करते थे, और एक दूसरे से क्रॉस क्वेश्चंस करते थे कि इसमें क्या-क्या सवाल बन सकते हैं, और कितने बैलेंस हम इसमें रह सकते हैं। हम सारे डायमेंशंस कवर कर लेते थे उन टॉपिक्स पे। और इसके अलावा हमने एक दूसरे का डेफ एनालाइज़ किया। जैसे मेरा डेफ था, मेरा डेफ पूर्व, जो मेरे दोनों दोस्त थे पूर्व और विशेष, दोनों ने डेफ मेरा अच्छे से देखा, क्या-क्या क्वेश्चंस उसमें से बन सकते हैं। वो क्वेश्चंस उन्होंने लिख के मुझे भेजे, हम एक दूसरे का मॉक इंटरव्यू लेते थे। तो इस तरीके से मैंने तैयारी की, और मुझे लगता है कि करीब हमने 2 महीने किया। 2 महीने में बहुत ज़्यादा इससे फ़ायदा हुआ। मतलब जब मेरा एग्ज़ाम निकला था, मुझे लगता नहीं था कि मैं इंटरव्यू भी दे पाऊँगा। पता नहीं मैं बोलते-बोलते ना रुक जाऊँ, और काफ़ी कुछ मुझे डर था इंटरव्यू को लेके। तो उनके साथ तैयारी करके मुझे ये सारी चीज़ें सॉल्व हो गई, और मेरा इंटरव्यू अच्छा हुआ। इसके अलावा इंटरव्यू की तैयारी मैंने एक चौधरी सर हैं, टेलीग्राम पे मैं उनसे जुड़ा हुआ हूँ। उनके साथ भी उन्होंने मेरी तैयारी भी कराई है। तो ये 2 जगह थी जहाँ से मैंने इंटरव्यू की तैयारी की है। न्यूज़पेपर कैसे पढ़ें? आप न्यूज़पेपर देखिए, आप सिलेबस देखेंगे तो आप देखेंगे कि न्यूज़पेपर में क्या-क्या इम्पोर्टेंट है। सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड कोई खबर आ रही है, कोई नई स्कीम लॉन्च हो रही है, इंटरनेशनल एरेना में कुछ नया घटा है, तो आप उसे पढ़ें, उससे शॉर्ट नोट्स भी बनाएँ। ये मेरे हिसाब से न्यूज़पेपर पढ़ने का एक अच्छा तरीका होता है। शॉर्ट नोट ऐसा नहीं कि आप पूरे 4-5 पेज उसमें भर देंगे, नहीं। आपको कभी-कभी आधा पेज का नोट्स बनेगा, कभी 1 पेज पूरा भर जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है नोट्स ज़रूर बनाने, क्योंकि मान लिया अगर आपने 6 महीने पेपर से आपने 1 साल पहले न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू किया, तो आपके जो नोट्स है बामुश्किल 250 पेजेस के आसपास के बनेंगे, या इससे भी कम, 200-250 पेजेस के। तो आप एक बार में उनको रिवाइज़ कर सकते हैं, और आप जब बैठेंगे तो आप 3 से 4 घंटे में सारे नोट्स अपने देख सकते हैं। आपको ये पता चलेगा कि पूरे साल में आप क्या-क्या हुआ है। सारी चीज़ें आपके सामने आ जाएँगी अगर आप नोट्स बनाएँगे तो। और आप जो भी नोट्स बनाएँगे, वहाँ से कोटेशंस, डेटा, एग्ज़ाम्पल्स आप पेपर 2 में यूज़ कर सकते हैं। पेपर 1 में तो यूज़ है ही है, अगर डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है तो। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, यूपीएससी में टेस्ट सीरीज़ कितनी इम्पोर्टेंट है? मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मैं जब भी कोई एस्पिरेंट मुझसे पूछता है कि क्या किया जाए, मैं सारी चीज़ें, सिलेबस, रिसोर्सेज़, ये तो सब करते ही हैं, और सभी लगभग एक ही तरह की किताबें पढ़ते हैं, कुछ 1-2 एक्सेप्शन छोड़ दूँ तो। सबसे इम्पोर्टेंट अगर मैं कुछ मानता हूँ तो वो है यूपीएससी के एग्ज़ाम में, चाहे वो प्रीलिम्स हो या चाहे वो सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट का एग्ज़ाम हो, वो है मॉक टेस्ट। आप पीवाईक्यू मॉक टेस्ट की तरह लगाएँ। और जितने भी मॉक्स आप लगा सकें उतने मॉक्स लगाएँ, जितनी गलतियाँ आप कर सकते हैं उतनी आप मॉक्स में करेंगे, और असली पेपर में गलतियाँ करने के जो चांसेस हैं वो बहुत कम हो जाते हैं अगर आप मॉक्स लगाते हैं। मैंने फिर से बताया कि मैंने कम से कम 50 से 60 मॉक्स प्रीलिम्स के लिए लगाए, और करीब 30 से 40 मॉक्स मैंने सीएपीएफ के लगाए। तो बहुत ज़रूरी है मॉक्स। जैसे ही आप किसी सब्जेक्ट को कंप्लीट कर लें, उसके सेक्शनल मॉक्स लगाएँ। विज़न आईएएस के प्रीलिम्स के मॉक आते हैं। और हाँ, एक चीज़ और, आपको मॉक्स लगाते टाइम ये नहीं सोचना है कि ये प्रीलिम्स का मॉक है, मैं सीएपीएफ की तैयारी कर रहा हूँ। अगर आप 2024 का पेपर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि
जो सीएपीएफ का पेपर है और प्रीलिम्स का पेपर है, उसका लेवल लगभग सेम हुआ है, और कहीं सीएपीएफ उसको कूद भी गया उसके लेवल को, तो आपको उसी के लेवल की तैयारी करनी है। प्रीलिम्स के मूक्स लगाने, कोचिंग्स के जो भी अवेलेबल हैं, और कुछ प्लेटफॉर्म है, मैं तो टेक्स्ट बुक मेरे को ठीक लगता है तो मैं वहाँ भी अटेम्प्ट करता हूँ क्वेश्चन पेपर। कुछ लोग कहते हैं कि उसके टेस्ट इतने अच्छे नहीं होते, बट मेरे को अच्छे लगते हैं, मतलब बढ़िया है मेरे हिसाब से। टेस्ट सीरीज कब ज्वाइन करें? जैसे ही आप किसी सब्जेक्ट को कंप्लीट कर लें, अगर कोई आपका ज्योग्राफी कंप्लीट होता है, हिस्ट्री कंप्लीट होता है, तो आप सेक्शनल टेस्ट लगाएं उसे, उसको उसकी एक्सप्लेनेशन पढ़िए, देखें आपने क्या क्या गलतियां की हैं, आप उसको कैसे सुधार सकते हैं अगली बार। कुछ चीज़ें आपको नहीं मिलती हैं तो वहाँ से निकाल के आप उसे नोट्स में डालें। यूपीएससी की तैयारी के लिए आपको मोटिवेशन कहाँ से मिला? दोस्तों से। मेरे दोस्तों ने यूपीएससी की तैयारी के लिए काफ़ी मोटिवेट किया है स्कूल टाइम से ही। तो पहले तो ये था कि जॉब ले लेते हैं, तो मैं डिफेंस की तरफ जाने का मेरा मन भी था शुरू से, तो मैं एनडी सी नेवी एसएसआर की तरफ गया, एयरफोर्स की तरफ गया। लेकिन उसके बाद मुझे लगा कि ठीक है, अगर कुछ एज अ ऑफिसर ज्वाइन करने का और ऑप्शंस भी हैं तो वो भी एक्सप्लोर किए जाए। टाइम टेबल कैसे बनाएं? टाइम टेबल बनाने का तरीका, देखो हर किसी के पास अलग अलग काम होते हैं पूरे दिन में, उसको कुछ, मैं कुछ और करता हूँ पूरे दिन, आप कुछ और करते हैं, तो आपका टाइम टेबल आपके अकॉर्डिंग होगा। आपका जो भी टाइम पढ़ाई के लिए है उसे 2 से 3 सेक्शन में डिवाइड कर लें, 3-3 घंटे के, और एक सेक्शन में एक सब्जेक्ट करें। जैसे मान लिया आपने 3 सेक्शन में डिवाइड किया 3-3 घंटे में, कि 3 घंटा मैं सुबह पढ़ूंगा उठ के 7 से 10, फिर 1 से 4, और फिर रात को 7 से 10। ये जो भी आप अपने हिसाब से जितना भी आपके पास समय आप पढ़ाई के लिए देना चाहते हैं, कि कुछ लोग जॉब भी कर रहे हैं और नहीं भी कर रहे हैं, फुल टाइम कॉलेज के साथ कर रहे हैं, या कोई फुल टाइम प्रिपरेशन कर रहा है, सबके लिए जितना समय आप पढ़ाई के लिए दे रहे हैं उसको डिवाइड करें सेक्शंस में 3-3 घंटे के। और पढ़ते टाइम ये ध्यान रखें कि स्टॉप वॉच लगा के पढ़ें। मेरा एक दोस्त है मनीष, अभी उसने करीब 3-4 महीने हो गए एक चीज़ शुरू करी कि स्टॉप वॉच से पढ़ना। मैंने भी पढ़ना शुरू किया था इंटरव्यू के टाइम पे स्टॉप वॉच से, तो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है स्टॉप वॉच से पढ़ना। आप स्टॉप वॉच लगाएं, अगर आप पढ़ रहे हैं तो चालू रखें, अगर आप पानी भी पी रहे हैं तो उसे बंद करें। इससे आपको पता चलेगा कि आपका जो कंसंट्रेटेड टाइम है पढ़ाई का वो कितना है। कोशिश करें कम से कम 7 घंटे आप स्टॉप वॉच लगा के निकालें पढ़ाई के। खुद को यूपीएससी की तैयारी के लिए मोटिवेट कैसे रखें? मोटिवेट रखने का सबसे अच्छा तरीका तो ये है कि आप ये सोचें आपको जो करना है वो करना क्यों है। अगर आपके गोल्स क्लियर हैं, मान लिया आपको सिविल सर्विसेज ज्वाइन करना है या सीएपीएफ ज्वाइन करना है, आप क्लियर रहें कि आपको करना क्यों है, आपके गोल्स क्या हैं। आपको पैसा चाहिए, आपको लग्जरी चाहिए जो जॉब के साथ मिलती है, या आपको कुछ आपको सेवाएं, आपको लोगों की सेवा करनी, जो भी आपका गोल है उसे क्लियर रखें। अगर वो क्लियर है तो मेरे हिसाब से वो मोटिवेशन काफ़ी है। और हाँ, तैयारी के दौरान डाउन फेजेस आते हैं, जब आपको खराब फील होता है, आपकी पढ़ाई नहीं हो पाती, वो सबके साथ आते हैं। 1-2 दिन अगर ऐसा होता है तो चलता है, आप आराम से रेस्ट लें 1-2 दिन, महीने में 1 आध दिन अगर ऐसा फील हो रहा, नो इश्यू, सबके साथ होता है वो। अब मैं कह दूँ कि उससे कैसे डील करेंगे, क्योंकि मैं खुद उससे कभी डील नहीं कर पाया। मुझे पता था कि तैयारी में 1 महीने में 1 आध दिन ऐसा आएगा, जिस दिन मैं डाउन फील करूँगा, खराब फील करूँगा, पढ़ नहीं पाऊँगा, पर वो होता है 1 आध दिन। यूपीएससी की तैयारी के लिए मीडियम कैसे चूज़ करें? देखो, जब मैंने 2019 में मेरी ग्रेजुएशन शुरू हुई थी, मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी के हिंदू कॉलेज से ग्रेजुएशन किया। अभी कोई पूछ रहा था कमेंट सेक्शन में, हिंदू कॉलेज से मैंने हिंदी साहित्य में बीए ऑनर्स किया है। तो चूँकि मेरा जो मीडियम था 12th क्लास तक, मैं हापुड़ की एक इंटर कॉलेज से, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज से मैंने 12th की है, वो हिंदी मीडियम था, मैं हिंदी मीडियम का स्टूडेंट रहा हूँ। तो मेरा ये था कि मेरा हिंदी मीडियम अच्छा है तो मैं हिंदी मीडियम से ही तैयारी करूँगा, क्योंकि मैं एक बार ऐसा दिन फील हो गया था, मेरी कम्युनिकेशन इंग्लिश में अच्छी नहीं थी। और भी कई तरीके हैं, उस समय कई चीज़ें थी जिससे मुझे महसूस हुआ कि मेरी इंग्लिश अच्छी नहीं है। तो मैंने डिसाइड किया मैं हिंदी से ही तैयारी करूँगा। मैंने एनसीईआरटी हिंदी में मंगाई। तो मेरे एक रूममेट थे, मतलब रूममेट क्या, मेरे एक बड़े भैया की तरह है वो भी, प्रशांत भैया। उन्होंने कहा कि तेरी इंग्लिश भी ठीक ठाक है, उन्होंने एनालाइज़ किया थोड़ा सा उस समय, कि तू थोड़े एफर्ट्स लगा, इंग्लिश में भी अच्छा कर लेगा। और उस समय कॉलेज में भी 1-2 सब्जेक्ट थे जो मेरे को इंग्लिश में पढ़ने पड़ रहे थे। तो उसके बाद धीरे-धीरे रुझान बढ़ा, मैंने फिर इंग्लिश में ही तैयारी शुरू की। और तो मेरा कहना ये है, आपको जो आपका मीडियम है वो खुद डिसाइड करना होगा कि आप किसमें बेस्ट फ़ील कर पा रहे हैं, किसमें अच्छा लिख पा रहे हैं, किसमें अच्छा बोल पा रहे हैं। अगर आप इंग्लिश में अच्छा लिख पा रहे हैं तो गो विद इंग्लिश, अगर इंग्लिश हिंदी में अच्छा कर पा रहे हैं तो आप हिंदी के साथ जाइए। और
इंटरव्यू का मीडियम भी ऐसा ही है, अगर आप हिंदी में बोल पा रहे हैं तो हिंदी में दीजिए। जैसे कि मेरा इंटरव्यू हिंदी में हुआ है, मुझसे जो बोर्ड के चेयरमैन हैं उन्होंने पहला क्वेश्चन इंग्लिश में किया कि प्रशांत टेल अस समथिंग अबाउट योर एजुकेशनल बैकग्राउंड। तो मैंने उनसे परमिशन मांगी, सर कैन आई कंटिन्यू इन हिंदी, और उन्होंने मुझे कहा कि आप जिसमें कंफर्टेबल हो प्रशांत उसमें बोलिए। तो मैंने हिंदी में ही तैयारी की और हिंदी में मैंने इंटरव्यू दिया। आप जिसमें कंफर्टेबल हैं उसमें मेहनत कीजिए, और मीडियम का मेरे हिसाब से कोई खास फर्क पड़ता नहीं है। चूज करने का तरीका यही है, आपको जो आप जिसमें अच्छे हैं उसके साथ जाइए, क्योंकि अब रिसोर्सेज सब लैंग्वेजेस में, मतलब हिंदी और इंग्लिश में बराबर मौजूद हैं। न्यूज़पेपर की बात करें तो न्यूज़पेपर तो मतलब अभी भी इंग्लिश में ही है, हिंदू है और इंडियन एक्सप्रेस है। यूपीएससी की तैयारी ऑनलाइन करनी चाहिए या ऑफलाइन? मतलब ऑनलाइन और ऑफलाइन, अगर आपका मतलब कोचिंग है तो मेरे हिसाब से आप, अगर आपको कोचिंग की ज़रूरत है तो आप ऑनलाइन लें या फिर ऑफलाइन लें, वो मतलब पूरी तरीके से आपका डिस्क्रिप्शन है। पर मेरे हिसाब से अगर आप कोचिंग ले ही रहे हैं तो ऑनलाइन ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि सस्ता भी पड़ता है। और मैंने कोचिंग नहीं ली है, बट फिर भी मैं एक बात बता रहा हूँ, अगर आपको कोचिंग लेनी है तो ऑनलाइन ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि आपका समय आने जाने का बचता है। आप किस सुविधा रहती है कि आप किस समय क्लासेस लेना चाहेंगे, आप 2x पे लगा के कम समय में देख सकते हैं। नहीं, यूपीएससी की तैयारी के लिए दिल्ली जाना ज़रूरी नहीं है। मेरी ग्रेजुएशन 2022 जून में खत्म हुई और उसके बाद मैं घर पे तैयारी कर रहा हूँ। मैंने करीब 1 डेढ़ साल जो भी समय मेरा रहा था पेपर तक, मैंने घर ही तैयारी की है, इंटरव्यू की भी, पेपर की भी। तो मेरे हिसाब से दिल्ली जाना बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। हाँ, वो बात अलग है, अगर आप घर पे नहीं पढ़ पा रहे हैं तो आप ढूंढ सकते हैं ऐसा अल्टरनेटिव कहीं और जाने का। वो पूरी तरीके से आप पे डिपेंड करता है, बट मेरे हिसाब से ज़रूरी नहीं है दिल्ली जाना। मैथ समझ नहीं आते हैं, क्या करें? मैप्स के लिए मेरे हिसाब से आप यूट्यूब पे कुछ क्लासेस ले सकते हैं मैप की। आप अगर एक एटलस खरीदें और यूट्यूब पे आप क्लासेस ले लें यूपीएससी के एग्ज़ाम्स की, बहुत सारी फ्री अवेलेबल क्लासेस हैं। मैंने भी एक टीचर से की थी, सुदर्शन गुर्जर नाम है उनका, तो उनकी मैपिंग की क्लासेस पढ़ी है, वो मैंने वहाँ से की थी। तो आप कर सकते हैं ऑनलाइन। उसके बाद अगर न्यूज़पेपर में कोई नई जगह आती है, जैसे यूक्रेन और रशिया के बीच युद्ध हो रहा है, या फिर ईरान और इसराइल के बीच युद्ध हो रहा है, वहाँ पे कुछ जगह के नाम आते हैं, तो आप उनको नोट कीजिए। आप अपने टेबल के सामने मैप लगा सकते हैं, मैप में पिन कर सकते हैं उस जगह को, बार बार रिवाइज कीजिए, देखिए वो जगह कहाँ है। तो इस तरीके से आप मैप याद कर सकते हैं। मेरे हिसाब से मैप आपको बार बार देखने पड़ेंगे, और ऐसे ही आप मैप याद कर सकते हैं। प्लान भी रखना चाहिए या नहीं? रखना चाहिए, प्लान भी होना चाहिए, क्योंकि यूपीएससी की तैयारी ऐसी है, चाहे आप असिस्टेंट कमांडेंट की तैयारी कर रहे हों या फिर सीएससी की तैयारी कर रहे हो, आपको समय लग सकता है, 2 से 3 अटैम्प्ट भी लग सकते हैं। यह आपका सौभाग्य है कि आप पहले अटैम्प्ट में निकाल लें, आपकी तैयारी उस लेवल की है। बाकी लोगों को टाइम लग जाता है। डिस्ट्रैक्शन से कैसे बचें? डिस्ट्रैक्शंस, जो कुछ डिस्ट्रैक्शंस हैं वो मेरे हिसाब से सोशल मीडिया सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन है। आप जैसे इंस्टाग्राम को ही ले लीजिए, अगर आप इंस्टाग्राम यूज़ करते हैं तो अनइंस्टॉल कीजिए उसे। कभी महीने में आपका बहुत मन कर रहा है चलाने का, तो महीने में एक आध बार इंस्टॉल कीजिए। 5-10 मिनट चलाया, फिर से इंस्टॉल कर दिया, अगर बहुत ज़्यादा मन कर रहा है तो। वरना सोशल मीडिया ऐप्स को मेरे हिसाब से हटा दो, अगर वो आपकी प्रिपरेशन में हेल्प नहीं कर रहे हैं तो। क्योंकि और हाँ, पूरे तरीके से आपको गायब नहीं होना है दुनिया से, लोगों से जुड़े रहें कॉल्स के थ्रू, जो आपके दोस्त हैं, क्योंकि अगर आप पूरे तरीके से लोगों से कट जाएंगे तो ये आपकी मेंटल हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, मुझे ऐसा लगता है। फिर क्योंकि आप जब टूटेंगे तो अगर आप डिमोटिवेट फील कर रहे हैं तो किसे बताएंगे, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो जुड़े रहिए लोगों से, पर सोशल मीडिया जैसे डिस्ट्रैक्शन से दूर रहिए। अब मैं आपके कुछ क्वेश्चंस यहाँ जो कमेंट्स में आए उन्हें देख लेता हूँ। सर क्या एक बिलो एवरेज स्टूडेंट यूपीएससी सीपीएफ क्लियर कर सकता है? मेरे हालात ये है। बिल्कुल भाई, अगर आप बिलो एवरेज भी हैं कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपका पास्ट
में आपकी एजुकेशन कैसी रही है, आप कैसे स्टूडेंट रहे हैं। बशर्ते अगर आप सिलेबस देखते हैं, उसको अच्छे से समझते हैं और जो एग्ज़ाम की डिमांड है उसके हिसाब से चलते हैं, तो मेहनती हैं अगर आप, तो मुझे नहीं लगता कि आपका पेपर ये क्लियर नहीं हो सकता। बशर्ते आपको राइट स्ट्रेटजी की ज़रूरत है। मैथ का वेटेज कितना होता है? मैं 125 क्वेश्चन आते हैं, 125 में से 15 से 20 क्वेश्चन मैथ्स के होते हैं। 2022 का पेपर मैंने दिया था, उसमें 15 क्वेश्चन थे, और इस बार 2022 का दिया था, उसमें 15 थे। 2023 का मैंने दिया, उसमें 15 क्वेश्चन थे। 2024 का जो भी पेपर हुआ है, इसमें 20 क्वेश्चन थे। तो 15 से 20 क्वेश्चन मैथ्स के होते हैं। आप जिसकी मैथ्स कर लो, 15-20 नंबर का मैथ्स आता है और 30 नंबर की साइंस आती है। आपको मैथ्स और साइंस इस एग्जाम में बाकी लोगों से आगे ले जाके खड़ा कर देगी, क्योंकि जो बाकी जीएस का सब्जेक्ट, जो जीएस के बाकी सब्जेक्ट है, वो सभी के लिए लगभग टफ होते हैं। तो मैथ्स और साइंस मेरे हिसाब से आप अच्छे से करें। 90 नंबर के बैठते हैं मैथ और साइंस, 90 से 100 नंबर के। अगर आप इसमें से 70-80 मार्क्स ले आते हैं, तो आप बाकी लोगों से कहीं आगे जाके बैठते हैं इस पेपर में। फिर कीजिए मैथ्स और साइंस अच्छे से। सर आपने ऐसे वाला पोर्शन कैसे कवर किया? ऐसे वाला पोर्शन मैंने बताया, मैंने विजन आईएएस की मैगजीन मैं पढ़ता था, उससे कभी कभी शॉर्ट नोट्स भी बनाता था। जो मेरे न्यूज़पेपर के नोट्स थे, उसी में मैं नोट्स बनाता था विजन आईएएस की मैगजीन से। कोई फैक्ट मिल गया या कोई रिपोर्ट आई है जिससे मैं लगता है कि ऐसे के इस टॉपिक में लगा सकता हूँ। एक चीज़ और, आप यूपीएससी सीएपीएफ के पीवाईक्यूज एनालाइज कीजिए, आपको उसमें थीम्स पता चलेंगे, जैसे वीमेन, या फिर इंटरनेशनल रिलेशन से आ जाती है, यूएनओ, इंटरनल सिक्योरिटी। तो आपको इन थीम्स आप लिख सकते हैं कि इंटरनल सिक्योरिटी, इंटरनेशनल रिलेशन, उसके नीचे ऐसे कोटेशंस लिखते जाइए, और फिर बाद में आप इन्हें पेपर में यूज़ कर सकते हैं। सर इंटरव्यू कैसा था आपका? बढ़िया, एकदम मस्त था मेरा इंटरव्यू। अच्छा गया, मतलब मार्क्स भी अच्छे मिले हैं, 110 नंबर मुझे इंटरव्यू मिले हैं। विदाउट मुनाल सर क्या करूँ? घोस्ट राइडर, मुना मुनाल सर से ही मैंने इकोनॉमिक्स किया है, इसके बिना आप क्या कर सकते हैं? जो बाकी और एक दो लोगों को मैंने, जब मैं तैयारी कर रहा था, मैंने पूछा, तो उन्होंने मुझे एनसीईआरटी सजेस्ट की थी कि आप 12th क्लास की एनसीईआरटी कर लो, मैक्रो और माइक्रो, वो काफ़ी होगा। बट मुझे लगता नहीं है जिस तरीके का पेपर आ रहा है वो काफ़ी होगा। मुरनाल ज़्यादा हो जाएगा, मैं मानता हूँ। मुरनाल जो सीएपीएफ का पेपर है, उसकी उसकी जो डिमांड है उससे कहीं ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन इसके बिना एनसीईआरटी भी सफिशिएंट नहीं है मेरे हिसाब से। तो मुरनाल कर लो, करीब नोट्स बड़े हैं, मानता हूँ 1100-1200 पेजेस के नोट्स हैं, उसमें आपको लास्ट को 30-40 पेज चीज़ तो करनी ही है। आप चाहे मुरनाल कर रहे हैं नहीं कर रहे हो, 30-40 पेजेस करनी है, तो आपको 10 से 11 दिन का टाइम लगेगा। आप एक चीज़ कर सकते हैं, मुरनाल करते टाइम वहाँ से भी शॉर्ट नोट्स बना लो, स्क्रीन शॉट ले लो जो जो इम्पोर्टेंट है, वरना आप एनसीईआरटी से कर सकते हैं। कोई यूट्यूब टीचर आपको मिल जाए अच्छा, जिससे लग रहा है कि आप पीवाईक्यू सोल्व कर पा रहे हैं, तो आप वहाँ से कर सकते हैं। मैं मुरनाल के साथ जाऊँगा, जब मुरनाल से मैंने किया है तो अच्छा है, वहाँ से क्वेश्चंस हो जाते हैं, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस। करंट अफेयर नोट्स वगैरह कुछ? सर हाँ बिल्कुल, करंट अफेयर्स के आप न्यूज़पेपर से नोट्स बनाओ। मैगजीन से अगर आपको कुछ मिलता है ठीक ठाक, तो आप उसे भी नोट करो। करंट अफेयर के नोट्स काम आते हैं आपको आंसर राइटिंग में, आपको एग्जाम्पल्स ढूंढने नहीं पड़ते हैं, आपको डेटा ढूंढना नहीं पड़ता है, और रिवाइज भी कीजिए उन नोट्स को। आपको कौन सा फोर्स मिला? अभी फोर्स एलोकेशन हुआ है 10-12 दिन पहले, मुझे मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस एसएसबी मिल गई है। सर आपने क्या स्पेसिफिक किसी के लिए प्रिपरेशन करा था या फिर सीएससी के साथ? मैंने सीएससी के साथ प्रिपरेशन किया था। मैंने कहा ना, मेरा यूनिफॉर्म फोर्सेस ज्वाइन करने की तरफ रुझान था शुरू से ही, और सीएससी मैं इसलिए ज्वाइन करना चाहता था क्योंकि मुझे इंडियन पुलिस सर्विस ज्वाइन करनी थी, और सीएपीएफ में भी मुझे यूनिफॉर्म फोर्सेस एज एन असिस्टेंट कमांडेंट, तो मैंने दोनों के साथ साथ तैयारी की। राइटिंग कैसे स्टार्ट करें इनिशियल फेज़ में? इनिशियल फेज़ में आप राइटिंग स्टार्ट करने का सबसे अच्छा तरीका है, आप जो न्यूज़पेपर में कॉलम पढ़ते हैं ना, उस कॉलम को अगर वो 500 वर्ड्स में है या 1000 वर्ड्स में, तो आप कोशिश करो उसे 200-250 वर्ड्स में लिखने की, अपने शब्दों में। दिस इज़ द बेस्ट वे टू स्टार्ट राइटिंग, आई थिंक। सर लॉन्ग टर्म स्टडी खुद को मोटिवेट कैसे करें? लॉन्ग टर्म, मैंने बताया कि यार तुम जो करना चाहते हो उसको देखो, मतलब क्यों करना चाहते हो, जो कुछ करना है, आपकी कुछ पीछे से जो जिम्मेदारियां हैं, और आपके जो ड्रीम्स हैं, जो भी आप लाइफ में चाहते हो, मेरे हिसाब से वो सबसे बड़ा मोटिवेशन है। अगर आप उन्हें याद रखोगे और आप लिखो,
आप जो भी चाहते हो अपनी डायरी में लिखो। मैं तो ऐसा करता हूँ, मुझे जो चाहिए मैं वो लिखता हूँ डायरी में। और जब भी मैं थोड़ा डिमोटिवेट फ़ील करता हूँ, मैं पढ़ता हूँ उसे कि मुझे मुझे अगर सिविल सर्विसेज़ की या सीएपीएफ की तैयारी करनी है तो क्यों करनी है। जैसे कि अभी जब मेरा एसी में सिलेक्शन हो गया, तो उसके बाद मेरे पास मेरे साथ ये था कि मुझे सीएससी की तैयारी करनी है, नहीं करनी है। तो मैंने वो लिखा, मुझे क्यों सीएससी की तैयारी नहीं करनी है। मुझे जो चाहिए वो सीएपीएफ, मतलब कुछ भी जो आपको चाहिए वो लिखो, और आपको आपका जवाब मिल जाएगा। और वही राइटिंग आपको मोटिवेट भी करेगी। सर पढ़ते वक्त डिस्टरबेंस होता है, तो पढ़ते वक्त डिस्टरबेंस होता है, और जिस चीज़ से भी डिस्टरबेंस होता है उसे दूर रखें। मेरे हिसाब से मैं फिर से कहूँगा, फ़ोन सबसे बड़ा डिस्टरबेंस यहाँ पे होता है। फ़ोन को आप दूर रखें, स्विच ऑफ कर दें। अगर फ़ोन से ही पढ़ते हैं तो नोटिफिकेशन ऑफ रखें। मेरे फ़ोन की नोटिफिकेशन हमेशा ऑफ रहती हैं। व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम अगर मैं यूज़ करता हूँ तो बंद रखता हूँ। सर खुद को बता दिया मैंने डिस्टरबेंस कैसे। सर आप सीएससी के लिए टिप्स दे सकते हो। सीएससी के लिए मैंने बताया, प्रीलिम्स के लिए टिप्स दिए हैं मैंने। पेपर वन की तैयारी के साथ साथ कैसे करें, सिलेबस अच्छे से करें, पीवाईक्यूज लगाएं, मॉक्स लगाएं जितना लगा सकें, ये आप कर सकती हैं। एवरेज मार्क्स क्या आता था आपका मॉक्स में? सर अगर आप पेपर वन की बात कर रहे हैं तो पेपर वन में मेरे कॉन्स्टेंटली एक पेपर में मेरे 118 आए थे। उसके बाद 140, 150, 180 तक भी मेरे मॉक्स में आए हैं, पीवाईक्यूज प्लस मॉक्स में सीएपीएफ के। पेपर वन की बात करूँ। पेपर टू में जो मैंने एक कोचिंग है, जो मेरी एक ही कॉपी चेक हुई है, उसमें मेरे 98.5 आए थे। और इंटरव्यू में मैंने 2-3 बुक्स दिए थे। किसी ने वैसे मार्क्स बताए नहीं, लेकिन एक कोचिंग ने मार्क्स बताए, एवीकेएस अकेडमी ने, उन्होंने मुझे 104 मार्क्स दिए थे और सीएससी मेरे 110 है इंटरव्यू में। सर सिलेबस कंप्लीट करने की स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए? सर सिलेबस कंप्लीट करने की स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए? सिलेबस कंप्लीट करने की स्ट्रेटेजी जैसे कि मैंने बताया भी है कि आप एक सब्जेक्ट लें, उसको कवर करें, एक बार रीड करें, फिर दूसरा सब्जेक्ट पकड़ें, उसे कंप्लीट करें। जैसे भी कंप्लीट हो उसके साथ साथ पहले सब्जेक्ट को रिवाइज करें। सब्जेक्ट कंप्लीट करने के साथ साथ जो पीछे पढ़ा है उसे रिवाइज करना भी बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि आपने एक सब्जेक्ट कंप्लीट किया फिर दूसरा किया, 6 सब्जेक्ट आपने 6 महीने में कवर की, तो कवर नहीं हुआ। आप शुरू के 4 सब्जेक्ट भूल ही जाओगे, आपको याद ही नहीं रहेगा कि आपने शुरू में जो ज्योग्राफी पढ़ी थी उसमें क्या पढ़ा आपने। तो जो भी आप नया सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं उसके साथ पुरानी सब्जेक्ट का रिवीजन ज़रूरी है। और वो कैसे करोगे आप? शॉर्ट नोट्स बना के। यूपीएससी की प्रिपरेशन कब शुरू करनी चाहिए? ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर में। नूतन खैरत, ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर में या ग्रेजुएशन के तुरंत बाद आप शुरू कर सकते हैं। ग्रेजुएशन के तुरंत बाद 1 साल आपको पूरा तैयारी को देना है। सर आपका ग्रेजुएशन का टाइम, ग्रेजुएशन का कितना हेल्पफुल रहा इंटरव्यू में? इंटरव्यू में मुझे काफ़ी हेल्पफुल रहा। मेरा इंटरव्यू 22-23 मिनट चला और मैं कहूँगा कि 10 मिनट, 9 से 10 मिनट मेरा सिर्फ हिंदी पे चला, हिंदी साहित्य पे चला। उन्होंने मुझसे पूछा कि जाते ही तो मेरी एजुकेशन बैकग्राउंड के बारे में पूछा, फिर मुझसे पूछा कि हिंदी और इंग्लिश में किसको प्रेफरेंस देनी चाहिए, किसको बढ़ाना चाहिए, बाईलिंगुअल फार्मूला ला सकते हैं या ट्राईलिंगुअल फार्मूला, ऐसा कुछ क्वेश्चन उन्होंने मुझसे पूछा। हिंदी उर्दू की डिबेट पूछी, मेरा पसंदीदा पोइट पूछा, आजकल कौन सा कवि मुझे पसंद है उसके बारे में पूछा, किस कवि को मैं पढ़ना पसंद करता हूँ, हिंदी साहित्य के इतिहास के बारे में बात की, हिंदी मुझे किस तरीके से हेल्प करती है सोसाइटी में, मैं अगर किसी सर्विस में जाता हूँ तो वहाँ हिंदी मुझे कैसे हेल्प करेगी, ये सब उन्होंने सवाल मुझसे पूछे। और मेरा जो चेयरमैन सर के साथ इंटरेक्शन था जो इंटरव्यू में 8-9 मिनट का सारा हिंदी साहित्य पर। तो हाँ, मेरी हेल्प की हिंदी साहित्य ने। सर आपका ऑप्शन कौन सा था? मेरा सिविल सर्विस में सिलेक्शन नहीं हुआ है, मेरा सीएपीएफ में सिलेक्शन हुआ है, लेकिन मैं फिर भी आपको बता देता हूँ, जब मैं तैयारी कर रहा था तो मेरा हिंदी साहित्य ही ऑप्शनल था। आपका ग्रेजुएशन कब कंप्लीट हुआ? मेरा ग्रेजुएशन 2022 में कंप्लीट हुआ, मई 2022 में। सिलेबस एंड टाइम मैनेजमेंट, सिलेबस के बारे में कनक मैंने बता दिया आपको, और टाइम मैनेजमेंट का भी मैंने बताया है कि आपका जो भी टाइम आपके लिए है, पढ़ाई के लिए आपने निकाला हुआ है, आपके बाकी कामों से निकाल के, मान लिया आपने 8 घंटे निकाले हुए हैं, तो उसको स्लॉट्स में बांटिए, 2-2 या 3-3 घंटे के स्लॉट्स में बांटिए और बीच में 5-5, 10-10 मिनट का ब्रेक लीजिए।
उस समय में उन स्लॉट्स में आप कोई भी एक सब्जेक्ट उठा लो कि आपको क्या-क्या पढ़ना है। आप एक सब्जेक्ट पूरे दिन पढ़ सकती हैं अगर आपकी कैपेसिटी है, 2 सब्जेक्ट पढ़ सकती हैं, 3 तो मत पढ़िए, 2 पढ़ लीजिए। तो क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा क्यूओस हो जाता है अगर आप 3 सब्जेक्ट लेते हैं। स्टॉप लगा के उस टाइम में पढ़िए, तो ऐसे टाइम मैनेज हो जाएगा। अपने छोटे-छोटे टारगेट्स बनाइए कि मेरे को इस हफ्ते ये करना है, पूरे महीने मेरे को इतना सिलेबस करना है। और ये बहुत इम्पोर्टेंट है, आपके दिमाग में टाइम फ्रेम पहले ही होना चाहिए कि आप सिलेबस को कितने टाइम में कंप्लीट कर लेंगे। मैं ये नहीं कहता कि आप उसी टाइम फ्रेम में कंप्लीट कर लेंगे, नहीं होगा ऐसा। आप 10-15 दिन फालतू ले लेंगे और ऐसा होता है, बट एटलीस्ट यू शुड हैव दैट इन योर माइंड। सर क्या आप सीएससी के लिए ट्राई करेंगे? शिबू मेरा अभी तो इरादा नहीं है सीएससी के लिए ट्राई करने का। जैसे कि मैंने कहा, मैं सीएससी और सीपीएफ की साथ तैयारी कर रहा था क्योंकि मुझे यूनिफॉर्म सर्विसेज चाहिए थी। अब मुझे यूनिफॉर्म सर्विसेज मिल गई हैं, तो अभी तो इरादा नहीं है, बट आगे का पता नहीं है अगर मैं सोचूंगा इस बारे में तो। अभी तो मैं क्लियर हूँ कि मुझे एसएसबी में ही सर्व करना है, और क्योंकि एक ड्रीम जॉब मुझे मिली है जो मैं चाहता था। आई एम स्टडिंग इन क्लास 10th. How can I prepare for CSC? I think the best way you can prepare for CSC is focusing on your school studies and then after on your college studies. अच्छे से अपनी पढ़ाई करो कॉलेज में, और स्कूल में अपनी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पे ध्यान दो। जो आपके स्कूल और कॉलेजेस में एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं, जैसे एनएसएस, एनसीसी, या फिर आप किसी ड्रामा सोसाइटी में पार्टिसिपेट करते हैं, तो उन चीज़ों में आप टाइम दीजिए, अपनी पर्सनैलिटी डेवलप कीजिए। क्योंकि अगर आप एग्ज़ाम निकाल लेंगे और आप डेफ भरते हैं, तो आपको एक समस्या ये आती है फिर, अगर आपने कुछ नहीं किया इस दौरान। हालाँकि ये भी कोई समस्या नहीं है, क्योंकि कुछ नहीं किया तो आप कुछ नहीं भरेंगे। पर अगर आपने कुछ किया है, तो आपका डेफ मजबूत होता है, मुझे ऐसा लगता है। आपकी पर्सनैलिटी में भी वो चीज़ें दिखती हैं अगर आपने सच में वो चीज़ की है। तो आप अपने कॉलेज और स्कूल की पढ़ाई पे ध्यान दो और अपनी पर्सनैलिटी पे। उसके बाद ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर में राजीव अली आप सिलेबस उठा सकते हैं, या थोड़ा-थोड़ा ग्रेजुएशन के दौरान देख सकते हैं। मैंने इस इंटरव्यू के बारे में आपको बता चुका हूँ। आप अपने 2-3 दोस्तों के साथ तैयारी शुरू करें, उनको मॉक दें, आपका जो भी इंटरव्यू का सिलेबस है, क्योंकि बेसिकली पर्सनैलिटी टेस्ट होता है, तो आप दोस्तों को मॉक टेस्ट दें, बात करें, जिन चीज़ों से आपको डर लगता है वो चीज़ें करें। गुड आफ्टरनून पीओसीडी विवेकानंद। मैंने 12th कहाँ से की है? मैंने 12th हापुड़ में एक स्कूल है आरएसके इंटर कॉलेज, वहाँ से मैंने 12th की, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज है। मैं कितना घंटे पढ़ता था युवराज सिंह? मैं अभी ऐसे गिना नहीं है, बट हाँ 7 से 8 घंटा तो कम से कम मेरा रहता था कि इतना तो पढ़ना ही है। मेरा 6 घंटे बिलो था, मतलब जो लोअर लिमिट थी वो 6 घंटे था, कि मैं चाहे कहीं जाऊँ, अगर मैं पूरे दिन कहीं बाहर नहीं हूँ, कहीं कोई इमरजेंसी नहीं है, तो 6 घंटे तो मिनिमम मेरे को देने ही देने हैं। इससे ज़्यादा जितना पढ़ सकूँ उतना अच्छा। भैया इंटरव्यू में कैसे क्वेश्चन पूछते हैं? इंटरव्यू में क्वेश्चन कैसे पूछते हैं? मैं अपनी ट्रांसक्रिप्ट अगर आपको बताऊँ, वैसे टाइम ज़्यादा हो रहा है, बट मैं फिर भी आपको बता देता हूँ। मुझसे पहला क्वेश्चन घुसते ही पूछा कि जब मैं जैसे ही रूम में के अंदर गया, मुझसे पूछा, प्रशांत आप हिंदी और उर्दू के बारे में क्या सोचते हैं? किसको प्रेफ़रेंस देनी चाहिए? हिंदी और इंग्लिश में किसको प्रेफ़रेंस देनी चाहिए? क्योंकि मैं हिंदी साहित्य में ग्रेजुएट हूँ, इसलिए मुझसे ये सवाल पूछे गए। फिर मुझसे मेरा पसंदीदा पोएट पूछा गया, पीएमएलए के ऊपर पूछा गया, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, और इसके बाद ईडी के ऊपर मुझसे पूछा गया, फेडरलिज्म के ऊपर पूछा गया, क्लाइमेट चेंज, क्योंकि मैंने अपनी हॉबीज़ में लिखा था मैं गाँव में ट्री प्लांटेशन में इन्वॉल्व हूँ, मैं जीके कॉम्पिटिशन कराता हूँ, मैं नेचर के ऊपर डॉक्यूमेंट्रीज़ देखता हूँ, तो मुझसे क्लाइमेट चेंज पे करीब 5 से 7 मिनट बातें हुई। और मुझसे ये पूछा कि आप ऐसी किन 3 जगह जाना चाहोगे जहाँ आप नेचर को देख सकते हैं, ऐसा कुछ जानवरों को देख सकते हैं। फिर मुझसे पूछा कि मैंने 2 महीने जॉब करके रिज़ाइन क्यों कर दिया, जो मैंने जॉब में क्या सीखा। इस तरीके के सवाल आपसे पूछे जाते हैं, जो भी आपका डेफ में होता है। आपका 80 to 90% डेफ पे चलता है। मैं अपने इंटरव्यू का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, और 10 से 12% मेरा बाहर गया। कुछ लोगों का ऐसा होता है कि पूरा का पूरा इंटरव्यू डेफ के बाहर चला जाता है। कुछ का इंटरव्यू ऐसा होता है, मेरा एक दोस्त है योगेश वर्मा, उसका इंटरव्यू मेजरली एक ही टॉपिक पे चला। ऐसा भी हो जाता है कभी-कभी। सर आपके दोस्तों की क्या भूमिका रही आपके करियर पे? विमल कुमार मेरे दोस्तों की बहुत बड़ी भूमिका रही है मेरे इस सक्सेस में, फैमिली के बाद, क्योंकि फैमिली ने सबसे ज़्यादा स्ट्रगल किया है।
और फैमिली के बाद जो मेरी पर्सनैलिटी बनाने में मेरी किसी ने हेल्प की है, मैं पिछले 10 साल, मेरे दोस्त बहुत पुराने हैं, मैं कॉलेज टाइम से अपने दोस्तों से जुड़ा हुआ हूँ। तो उन्होंने मेरी पर्सनैलिटी को बनाया है, मेरे व्यक्तित्व को, मैंने अपना व्यक्तित्व उनके साथ रहकर अपना डेवलप किया, तो मुझे लगता है उनकी बहुत बड़ी भूमिका है मेरे माइंडसेट को बनाने में, मेरे सोचने समझने के विचार, मेरे विचार जैसे हैं वो बहुत हद तक मेरे दोस्तों से प्रभावित है। Recollect in your mind after closing the book or reading it, which is correct or revision. I think जैसे ही आपने किताब बंद कर दी है, पहले तो उसे रिकलेक्ट करें और फिर उसके बाद रीड भी करें, दोनों चीज़ करें, एक चीज़ से काम नहीं चलेगा। शिव शंकर, आतिफ त्यागी त्यागी। और बेटा कैसे हो तुम? मैं अच्छा हूँ, आप कैसे हैं? सर आपने, आपके चयन में हिंदी विषय का कितना योगदान रहा? मेरे चयन में हिंदी विषय का बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि हिंदी साहित्य ने मेरा कम्युनिकेशन अच्छा किया है। दूसरा, हिंदी साहित्य 2019 में मैंने हिंदी साहित्य में के बीए में एडमिशन लिया, ऑनर्स में, हिंदू कॉलेज में। उसके बाद से मेरे विचारों में काफ़ी बदलाव आया। मैं समाज के काफ़ी जो निचले तबके हैं या फिर कुछ ऐसे उपेक्षित सेक्शंस हैं, उनके प्रति काफ़ी सेंसिटिव हुआ हूँ। इवन मुझे लगता है यूपीएससी से सिलेक्शन में, मेरा जो यूपीएससी सिलेक्शन हुआ है, इसमें बहुत बड़ा योगदान मेरे हिंदी साहित्य का भी है, क्योंकि जब आप साहित्य पढ़ते हैं तो आप लोगों की भावनाएँ जानते हैं, उनके मुद्दों के बारे में जानते हैं, उनके सॉल्यूशंस के बारे में सोचते हैं, आप फ़ील कर पाते हैं उनके दर्द को। तो मुझे लगता है कि योगदान रहा है हिंदी विषय का मेरे सिलेक्शन में। 150 गुणा 4, पेपर बराबर 600 एमसीक्यूज, डेज टाइम है। अच्छा, 60 दिन का टाइम है शिव शंकर। कैन आई क्रैक स्टेट लेवल जॉब? मैं इसमें, अगर आपका लेवल अच्छा है, आप प्रिपरेशन के एक लेवल पे हैं, तो आप बिल्कुल क्रैक कर सकते हैं। बाकी मतलब इसमें आपके लेवल पे डिपेंड करता है आपने कितना सिलेबस कर लिया है, क्योंकि 60 दिन में तो किसी एग्ज़ाम को निकालना मेरे हिसाब से, अगर आपकी तैयारी अच्छी है तो आप निकाल लोगे, नो डाउट। स्टेट लेवल के आप यूपीएससी एग्ज़ाम भी निकाल लोगे, बशर्ते आपने उससे पहले एक डेढ़ साल तैयारी की हो अच्छे से। रिवीजन के बारे में बताइए। मानसी मिश्रा, रिवीजन के बारे में बताइए। रिवीजन आपने जैसे एक सब्जेक्ट कंप्लीट कर लिया, उसके बाद आप दूसरा सब्जेक्ट शुरू कर रहे हैं, तो उस दूसरे सब्जेक्ट के पढ़ने के साथ साथ आप कोशिश करेंगे पहले वाले सब्जेक्ट को रिवाइज करें। फिर आप तीसरा सब्जेक्ट शुरू करेंगे, तब कोशिश करें कि आप दूसरे सब्जेक्ट और पहले सब्जेक्ट को साथ में रिवाइज करें, उनके मूक्स भी लगाएं, सेक्शनल मूक्स भी लगाएं। दिस इज द बेस्ट वे टू रिवाइज, आई थिंक। सर आपको इंटरव्यू में किस बारे में ज़्यादा सवाल पूछे गए थे? हिंदी साहित्य के बारे में, हिंदी साहित्य के बारे में और क्लाइमेट चेंज के बारे में। सर रिवीजन कैसे करें, कैसे टाइम निकालें? बताया मैंने भी रिवीजन कैसे करना है। जय हिंद, यूपीएससी थाला। थैंक यू राधेश्याम। Yeah, Yogesh Sharma from Hindu College. He was from chemistry department. अगर आपका कोई और सवाल है तो आप पूछें। हाँ, एक सवाल है कि डैफ कैसे बनाएं। मेरे हिसाब से अगर जब आपका एग्ज़ाम निकल जाता है तो एक इम्पोर्टेंट सवाल होता है, काफ़ी लोग परेशान भी होता है। तो डैफ भरने से पहले आप अच्छे से एनालाइज करें कि आपने जीवन में क्या क्या किया है, आपकी क्या क्या हॉबीज़ हैं, आपने और एक चीज़ का और ध्यान रखें, डेफ में कुछ झूठ ना लिखें। अगर आपने कुछ भी झूठ लिखा है, मैं अपने एक दोस्त को जानता हूँ जिसने डेफ में कुछ लिखा था जो उसने नहीं किया, उसके बाद हालाँकि उसने मैनेज कर लिया, बट परेशानी होती है। झूठ ना लिखें, सच ही लिखें, क्योंकि सच को डिफेंड करना आसान है और झूठ अगर आप बोलेंगे तो उससे समस्याएँ होती हैं। डेफ में कोई गलती ना करें, क्योंकि अगर आपने कुछ भी डेफ में लिख दिया और इंटरव्यू में आप पे उससे सवाल पूछा गया और आप उसका जवाब नहीं दे पाए, तो उसका बहुत गलत प्रभाव पड़ता है। आपने जो किया है उसे भरें, उसे अच्छे से तैयार करें, तो वो आपके फेवर में काम करेगा।
और फिजिकल और मेडिकल टेस्ट की बात कर लेते हैं। अगर आप कोई फिजिकल की बात करूँ मैं, अगर आप कोई भी स्पोर्ट खेलते हैं तो मेरे हिसाब से आपको इसका फिजिकल निकालने में कोई खास दिक्कत नहीं आने वाली है। बहुत आसान सा टेस्ट होता है इसका, फिजिकल टेस्ट। 800 मीटर की दौड़ जो 3 मिनट 45 सेकंड में लगती है, 100 मीटर की दौड़ जो 16 सेकंड में लगती है, एक लॉन्ग जंप होती है करीब 11.5 फीट की, 11.5-12 फीट की, और एक गोला फेंकना होता है जो करीब 7 किलो 260 ग्राम का होता है। वो आपको 16 फीट के आसपास बैठना होता है। वो सबसे ईजी टास्क है इस फिजिकल का। तो आप जैसे आपका पेपर आप दे के आए हैं और आपको लग रहा है कि आपका पेपर क्लियर हो रहा है, आप धीरे धीरे जॉग करना शुरू कीजिए, जॉगिंग करना शुरू कीजिए। आप 1.5 किलोमीटर जॉगिंग कीजिए, 3 किलोमीटर धीरे धीरे। और जैसे ही आपका रिटर्न का रिजल्ट आए उसके बाद आप थोड़ी थोड़ी रनिंग शुरू कीजिए। हफ्ते में एक आध बार आप जंप कर सकते हैं। टाइमिंग अभी मत निकालिए। करीब जब आपका फिजिकल हो, जब भी प्रस्तावित हो, आपको संभावनाएं लगें उससे 1.5 महीने पहले आप टाइम निकालना शुरू कीजिए। देखिए आप 800 मीटर कितने टाइम में दौड़ लेते हैं। स्टेमिना बनाने के बाद पहले आपको स्टेमिना बनाना है लंबा दौड़ के, और 100 मीटर का टाइम निकालना है। तो ये मेरे हिसाब से आपका तरीका होना चाहिए। आपको बहुत ज़्यादा पुश नहीं करना शुरू में। अगर आप बहुत ज़्यादा अपने आप को पुश करेंगे तो दिक्कत ये होगी, आप इंजरी कर लेंगे खुद को। ये आपको नहीं करना है। मैं एक दोस्त को जानता हूँ जिसका फिजिकल से पहले टखने में चोट आ गई थी और वो अपना फिजिकल नहीं दे पाया डिस्पाइट स्कोरिंग गुड मार्क्स इन पेपर 1। तो मुझे लगता है मैंने जो मेजर क्वेश्चंस हैं उनके आपको जवाब दे दिए हैं। हाँ, एक क्वेश्चन है आपकी सर्विस प्रोफाइल और वर्क के बारे और रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में बताइए। मुझे एसएसबी अलॉट हुई है, और एसएसबी का जो मेजर काम होता है वो होता है इंडिया नेपाल और इंडिया भूटान बॉर्डर को गार्ड करना। इसके अलावा एसएसबी जम्मू कश्मीर में अपनी सेवाएं दे रही है, और नक्सली प्रभावित एरिया में जो कि सेंट्रल इंडिया में है वहाँ भी अपनी सेवाएं दे रही है। आपने यूपीएससी में कौन कौन सी गलती करी थी? तो मैंने बताया पेपर 2 में मैंने मेजर गलतियाँ की हैं। मैंने राइटिंग प्रैक्टिस अच्छे से नहीं की। मैंने ग्रामर तो बिल्कुल तैयार नहीं की थी, बहुत थोड़ा बहुत पढ़ा था। तो ये ऐसी गलतियाँ हैं, अगर मैं नहीं करता तो मैं और बेहतर स्कोर कर सकता था। हालाँकि अभी जितना हो पाया आई थिंक ये भी अच्छा है, लेकिन इससे भी और बेहतर कर पाता अगर मैं ग्रामर वगैरह अच्छे से कर लेता। वैल्यू एडिशन कैसे करें? वैल्यू एडिशन आपको न्यूज़पेपर से करना है, मैगजीन से करना है। आपको लग रहा है कि आपके नोट्स में नहीं है वो चीज़ें, तो आप न्यूज़पेपर से निकाल के उन्हें नोट्स में ऐड करें, मैगजीन से निकाल के नोट्स में ऐड करें। और आप जो मॉक पेपर अटैम्प्ट कर रहे हैं उसके एक्सप्लेनेशन में लास्ट में जो एक्सप्लेनेशन लिखी होती है वहाँ से भी आप अपनी वैल्यू एडिशन करेंगे। एक बार दिल्ली में मीटअप करते हैं सर। बिल्कुल सर, दिल्ली आएंगे जल्दी भाई। सर रिवीजन टिप दे दो। ललिता लिम्बा। रिवीजन के बारे में मैंने अभी बताया, मैं फिर से एक बार बता देता हूँ अगर आपने अभी ज्वाइन किया है तो। रिवीजन आप जब एक सब्जेक्ट पढ़ लेते हैं उसके बाद दूसरा शुरू करते हैं तो कोशिश करें पहले वाले को दूसरे वाले सब्जेक्ट के साथ रिवाइज करें। और एक चीज़ और, इसका एक सीधा सा फंडा ये है, आप हफ्ते में लास्ट डे जो जो भी लास्ट दिन होता है उस दिन को आप रिवीजन का रखें, और महीने के लास्ट के 2-3 दिन आप रिवीजन का रखें आपने पूरे महीने जो पढ़ा है। तो ये भी एक रिवीजन का तरीका है। बाकी ऐसा ना कि आपने एक सब्जेक्ट कर लिया और फिर उस सब्जेक्ट को 3 महीने बाद उठाने, ऐसा ना हो। लगातार आपके सब्जेक्ट रिवीजन में रहने चाहिए, तभी फायदा। वरना फिर मेरे हिसाब से सब ऐसे आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा अगर आप सिर्फ सब्जेक्ट एक एक कंप्लीट करते चले जाएं और रिवीजन ना करें। आईटीबीपी के बारे में क्या सोचते हैं? आईटीबीपी बढ़िया फोर्स है, एडवेंचरस फोर्स है। मेरी सेकंड प्रेफरेंस थी आईटीबीपी। मुझे अच्छा लगता अगर मुझे आईटीबीपी भी मिलती, लेकिन एक ही फोर्स में जा सकते हैं एक बार। सर ऑनलाइन में डिसिप्लिन मेंटेन नहीं कर पाते एंड ऑफलाइन अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। कीप अपडेट तो फिर मेरे हिसाब से यार कोचिंग की इतनी ज़रूरत अगर आपको लग रही है तो आप ऑनलाइन ले लें, क्योंकि अगर अफोर्ड नहीं कर पा रहे, कम से कम 60-70 हज़ार रुपये फ़ीस होती है ऑफलाइन कोचिंग्स की। ऑनलाइन अगर नहीं ले पा रहे हैं तो मतलब
मतलब सिलेबस कंप्लीट करें, जैसे जहाँ से भी अगर संभव हो सके, जहाँ से भी अच्छा हो रहा है। यूट्यूब पे सब कुछ अवेलेबल है। मुझे लगता है आप बहुत अच्छे-अच्छे टीचर्स यूट्यूब पे पढ़ा रहे हैं। अगर आप वहाँ से पढ़ेंगे तो भी कोई समस्या नहीं है। हो सकता है कि ऑफ़लाइन क्योंकि मैंने कोई कोचिंग नहीं ली है, लेकिन फिर भी मेरा एक मानना है, अगर आप यूट्यूब से पढ़ेंगे, हो सकता है आपको ऑफ़लाइन से बेहतर टीचर्स यूट्यूब पे मिल जाएँ, और हैं यूट्यूब पे अच्छे टीचर्स। लेकिन आपके अंदर मोटिवेशन होना चाहिए करने का। अगर आपके अंदर मोटिवेशन है तो आप बिना ऑफ़लाइन कोचिंग के भी कर लेंगे, ऑनलाइन कोचिंग के कर लेंगे। मैं ये नहीं कहता मैंने किया तो सब कर लेंगे, बट हाँ, अगर कर रहे हैं लोग, जो लोग पेपर निकालते हैं सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट का, मुझे नहीं लगता उनमें से ज़्यादातर लोग कोचिंग लेते हैं, नहीं लेते। आपको हेल्प लेनी है कोचिंग की, अगर ज़रूरत लगती है तो लें, नहीं लगती अगर आप कर ले रहे हैं तो मेरे हिसाब से बुक्स पढ़ें, यूट्यूब से हेल्प लें, ये काफ़ी होगा, और बाकी कोचिंग लेना ये आपका डिस्क्रिप्शन है। नहीं मनीष चंदू, अभी तो इरादा नहीं है, लेकिन सोचते हैं इसके बारे में। पीवाईक्यू क्वेश्चंस रिपीट होते हैं सर, मैंने बताया पीवाईक्यू क्वेश्चन रिपीट नहीं होते हैं, लेकिन थीम्स रिपीट होती हैं। आप एनालाइज कैसे करें उनको, अटेम्प्ट करें, अटेम्प्ट करके बेहतर तरीके से एनालाइज करेंगे उनको। थैंक यू मनीष। हाँ, ये अच्छा क्वेश्चन है। मॉक इंटरव्यू यूपीएससी इंटरव्यू में क्या डिफरेंस होता है सर? डिफरेंस तो होता है सवालों के लेवल पे, लेकिन मेंबर्स उतने ही होते हैं। अगर आप तैयारी अच्छी कर लेते हैं मॉक इंटरव्यूज़ में, तो कोई ख़ास अंतर दिखता भी नहीं है। कुछ मॉक इंटरव्यूज़ काफ़ी ख़राब होते हैं, जैसे मेरा एक पहला मॉक इंटरव्यू हुआ था, वहाँ पे उन्होंने बेहद फैक्चुअल क्वेश्चंस पूछे, जैसे कि यूपीएससी में नहीं पूछे जाते हैं। यूपीएससी आपका ओपिनियन जानना चाहता है, और मॉक इंटरव्यूज़ में कई बार ऐसा होता है, वो आपके ऊपर फैक्चुअल क्वेश्चंस की बम्बारमेंट शुरू कर देती हैं। कुछ कोचिंग्स ऐसी हैं जो बहुत ही मतलब बाल की खाल खींचते हैं। ऐसा नहीं होता यूपीएससी में, आपको ग्रिल नहीं करते हैं, आपको सपोर्ट करते हैं। जैसे कि मुझसे एक सवाल पूछा था, एक मैम थी मेरे बोर्ड में, मेरे यूपीएससी के इंटरव्यू में, तो उन्होंने मुझसे एक सवाल पूछा, मैं उसका आधा जवाब दे पाया, और मैंने कहा कि मैम मैं भी इतना याद कर पा रहा हूँ। तो उन्होंने मुझे सपोर्ट किया, उन्होंने खुद जवाब दिया कि आप इसके बारे में तो जानते होंगे। उन्हें पता था कि मतलब हो सकता है मुझे पता हो, तो वो आपको सपोर्ट करते हैं। लेकिन मॉक इंटरव्यू में ऐसा नहीं होता है। थैंक यू। तो अब मुझे लगता है मैंने आपके ज़्यादातर सवालों का जवाब दे दिया है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस सेशन से जुड़ने के लिए, और अगर आपका कोई भी सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसके अलावा यूपीएससी टाइम का बहुत बहुत धन्यवाद मुझे इस सेशन में उपस्थित इनवाइट करने के लिए। थैंक यू आप सभी का।